हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, जब भी पेपर आता है, एक क्यूरोसिटी होती है बहुत ज्यादा। बीइंग अ प्रोफेसर, मेरे मन में कि एग्जैक्टली पेपर कैसा था, सोर्स क्या था, इंस्टीट्यूट ने क्या किया और आने वाले एग्जाम्स में क्या होगा, बच्चों के मन में ये भी क्यूरोसिटी होती है। तो दोस्तों, मई 25 का सीए इंटर ऑडिट का पूरा पेपर मैंने डिटेल में एनालाइज किया और उसका एनालिसिस मैं बता रहा हूं। मैं जल्द ही इसके सजेस्टेड आंसर्स भी लेकर आऊंगा, तो वो सजेस्टेड आंसर्स भी आप अच्छे से देखिएगा। देखिए कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कैसा आपने किया है, ताकि अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले और आप पास हो जाए, फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कभी ऐसा लगे कि पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, तो हमने कॉशियस होकर हमारे टाइम को अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आइए दोस्तों, तो अगर मैंने अभी दोस्तों एग्जाम्स हो चुके हैं, एग्जाम्स के पहले और एग्जाम्स के दौरान बीइंग अ प्रोफेसर हमारा बच्चों से बात करने का तरीका अलग होता है। हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव इनपुट देते हैं और कंटिन्यूसली उनको मोटिवेट करते हैं, कंटिन्यूसली उसको बूस्ट करते हैं कि भाई, ताकि एग्जाम में हाई मोरल लेकर जाए और अच्छा जाकर परफॉर्म कर सके। अब लेकिन हम लोग आते हैं, अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब हमने जो सच्चाई है, रियलिटी है, उससे वाकिफ होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि सही में पेपर कैसा था। बट डेफिनेटली मैं खुद प्रोफेसर हूं, पूरा कोर्स मुझे अच्छे से पता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एनालिसिस किया हुआ है। और मतलब एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा, ये जो एनालिसिस है, ये एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा, ऐसा बच्चा जो पूरे चैप्टर्स कर चुका था, लगभग क्वेश्चन बैंक कर चुका था, एमसीक्यू बुकलेट कर चुका था, उसको ध्यान में रख के मैं ये एनालिसिस बता रहा हूं। हाँ, अगर कुछ बच्चे कुछ चैप्टर छोड़कर गए थे, क्वेश्चन बैंक छोड़ गए थे, एमसीक्यू छोड़कर गए थे और उस वजह से डिफिकल्टी की, तो फिर हर क्वेश्चन किसी न किसी बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चे को ये पेपर कैसा लगा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो पेपर है 118 मार्क का, 118 मार्क का ही होता है। आपके पहले 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, उसके बाद में 6 क्वेश्चन होते हैं 14-14 मार्क के। हर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 5 मार्क का, अगला क्वेश्चन 5 मार्क का, अगला क्वेश्चन 4 मार्क का, 5-5-4, 5-5-4 ऐसा होता है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के आखिरी क्वेश्चन में 4 मार्क का एक क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो 30 प्लस आपके 6 क्वेश्चंस और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 मार्क का, सब मिलाकर 118 मार्क का है। तो दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन लगा कि ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, बच्चों को जज करने में दिक्कत गई होगी, और ये पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों। इससे ये बार बार बताया जाता है और बोला जाता है कि आप पहला क्वेश्चन हो सकता है बहुत बार आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे, और ये क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पहला क्वेश्चन अगर आप बाद में देखना चाहे तो भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगली बार से आप, अगर ऐसा लगे एकदम से स्ट्रेस आ गया, यार पता चला कि मेरे 5-10 मिनट 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पढ़ने में चले गए और मुझे उसके वजह से बहुत प्रेशर आ गया, तो मैं बोलूंगा कि पहला क्वेश्चन आप शायद बाद में के लिए छोड़ सकते। उसमें भी पहले क्वेश्चन का भी पहला सब क्वेश्चन था, वो सिर्फ एक मात्र, बस थोड़ा क्लिक होने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम लग सकता है, इसलिए मैंने उसको दोस्तों डिफिकल्ट दिया है। तो 118 मार्क में से 5 मार्क डिफिकल्ट में दिए, लगभग 29 मार्क्स मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ, वापस अगेन, जो वेल प्रिपेयर्ड बच्चा है उसको 29 मार्क्स मीडियम कैटेगरी के और ऑलमोस्ट 30 मार्क्स मीडियम कैटेगरी के लग सकता है। अगर क्वेश्चन वाइज जाए तो वन आपके 4 मार्क, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लगभग मीडियम कैटेगरी गए थे, और मैंने 3 एमसीक्यू को भी मीडियम कैटेगरी में डाला है, 2-2 मार्क के। तो ऐसे करके 30 मार्क का जो पेपर था हम मीडियम कैटेगरी बोल सकते हैं, और 84 मार्क का इजी कैटेगरी का बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे बोलेंगे, नहीं सर, आप इंस्टीट्यूट की साइट ले रहे हो सर, पेपर कोई इतना इजी थोड़ी था।
दोस्तों टेक माय वर्ड्स, अब एग्जाम खत्म होने के बाद में जो एक सच्चा एनालिसिस, एक अप्रोप्रिएट एनालिसिस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इससे अगर अग्री नहीं करते हो तो दोस्तों हमको हमारी तैयारी और थोड़ी बेहतर करने की जरूरत है, तब आपको ऐसा फील होने लगेगा। तैयारी और बेहतर करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अगर मैं अलोकेशन की बात करूं, हमने एग्जाम के जैसे आपका कॉस्टिंग पेपर हुआ था, हमने बोला था 5 चैप्टर्स का हमने एक मैराथन लिया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7 और 11, 49 मार्क्स, 49 मार्क का पेपर 1, 2, 6, 7, 11 बिल्कुल वही से था। मतलब उम्मीद से ज्यादा वहां से था। और दोस्तों चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, अनबिलीवेबल, एक सिंगल चैप्टर कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 20 मार्क्स। सिंगल चैप्टर कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 20 मार्क्स, 20 मार्क का पेपर वहां से था, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर हम चैप्टर नंबर 3, 4, 9, 10 जो जनरली बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, और अगर मैं इसमें चैप्टर नंबर 5 भी जोड़ दूं 14 मार्क का, वो भी अगर मैं जोड़ दूं तो 50 मार्क। मतलब इजी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 मार्क का था। डिफिकल्ट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 मार्क का था, ठीक है। नाउ एक बहुत बड़ा शॉकर था दोस्तों कि बैंक ऑडिट से सिर्फ 4 मार्क का था। इट वॉज ओनली 4 मार्क्स, ठीक है। ये पेपर देख के हम क्या क्या सीखते हैं कि ये पेपर कंपेयर टू अर्लियर पेपर्स काफी इजी साइड में था, काफी बेहतर साइड में था। इंस्टीट्यूट ने बहुत रहमो करम, खास करके एमसीक्यूज बेटा, एमसीक्यूज मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 8 मार्क, आपके सिर्फ टूल्स ऑफ स्टडिंग इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर 8 मार्क, आपके सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑडिट के ऊपर 6 मार्क। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे पूछ लिए। इससे यह भी समझ में आता है कि अगर किसी बच्चे ने वही छोड़ दिया, वही कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, वही नहीं पढ़ा, तो फिर बच्चे को दिक्कत जा सकती है, बच्चे को प्रॉब्लम जा सकता है। तो क्या सीखने को मिलता है? पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए सब कुछ पढ़ने की। आपने एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी कि भाई सारे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ के जाओ, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सब पढ़ के जाने की आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। दूसरा, प्लीज पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ने के बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट लिविंग कंप्लीट चैप्टर। हमने जैसे हर चैप्टर में, ये चार्ट बुक है और हमारे रिटर्न नोट्स में भी, हर चैप्टर में एबीसी 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 किया था। भाई छोड़ना ही है ना, तो चैप्टर की बी और सी कैटेगरी छोड़ दो, ए को तो पकड़ लो। वैसे क्वेश्चन बैंक में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, भाई छोड़ना ही है ना क्वेश्चंस, ए कैटेगरी कर लो। तो स्ट्रेटेजिकली पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ना या पूरा का पूरा स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग छोड़ना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। उसके अंदर जाके बी और सी कैटेगरी टॉपिक छोड़ दो। दैट इज एक्सेलेंट थिंग, एक्सेलेंट चीज है दोस्तों। तो प्लीज पूरा छोड़ने के लिए मत जाइए, डोंट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स में ये जो अभी देखा हम लोगों ने, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है आने वाले एग्जाम्स में ऑडिट का पेपर मीडियम की तरफ जा सकता है। मुझे लगता है कि मीडियम, इससे थोड़ा हाइयर लेवल, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इससे थोड़ा हाइयर लेवल की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये काफी इजी दे दिया। आने वाले एग्जाम्स में मुझे लगता है बैंक ऑडिट के ऊपर काफी फोकस रहेगा, क्योंकि इस बार बैंक ऑडिट पे फोकस नहीं था। और आपके चैप्टर नंबर 8 जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है, उस पर फोकस कम हो जाएगा। आने वाले एग्जाम्स में आपको बैंक ऑडिट में ज्यादा फोकस मिलेगा। आने वाले एग्जाम्स के ऊपर के अंदर अगर मैं बोलूं तो आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स जो है उस पर भी थोड़ा सा फोकस बढ़ता मुझे नजर आता है। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर का फोकस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करें, पूरी क्वेश्चन बैंक करें, एमसीक्यू बुकलेट करें। हम बहुत सारे दोस्तों हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी अवेलेबल है, उसके भी वीडियो चैनल पे आएंगे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को। और हमारे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी बच्चों के लिए अवेलेबल है।
आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक है, वहां पे पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको, और आपको जो फ्री रिसोर्सेस है वो फ्री रिसोर्सेस भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये एनालिसिस से आपको एक ओवरव्यू आया, चीजों का ओवरव्यू आया कि कैसा, किस तरह का पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया था, उसका एनालिसिस 11 चैप्टर में किस तरीके से चीजें हुई है। ठीक है, और एक जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बस मैं वो आपको बताना चाहता हूं, और फिर मतलब ये किसी को क्लिक हो गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों ये हर क्वेश्चन के बाजू में मैंने, हर क्वेश्चन के बाजू में सजेस्टेड आंसर के साथ आएगा, हर क्वेश्चन के बाजू में मैंने चैप्टर नंबर दिया है, उसमें भी चैप्टर के अंदर कौन से पार्ट से आया है, हमारे बुक में कौन से कॉन्सेप्ट, हमारा हर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है, क्या इसको मैं डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट था, किस तरह क्वेश्चन था, इसके ऊपर पहला पार्ट तो कोई यूज ही नहीं था। अब यहां पे ये क्वेश्चन, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया, नया क्वेश्चन पूछा गया, एक बहुत छोटी सी बात को लेकर उन्होंने क्वेश्चन बना दिया जो आज तक कभी इन्होंने ऐसा डिस्कस नहीं किया था। दे नेवर डिस्कस्ड इट, कि क्लाइंट बोलता है मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है डेटर्स के, तो क्या ऑडिटर ने बस ये अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए क्या, इसमें से ही एविडेंस को चुनना चाहिए क्या, कि इसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए? ये क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पढ़ के आपको आसान लग रहा हो, जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से। तो जवाब था यस, क्लाइंट के पास में जितने एविडेंस है बस वही एविडेंस नहीं होता, इसके अलावा हम उसको और डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोल सकते हैं, और ग्राफ एनालिसिस बनाने के लिए बोल सकते हैं, हम थर्ड पार्टीज के पास जा सकते हैं, यू कैन गो टू वेंडर्स, कस्टमर्स, और जो थर्ड पार्टीज है उनसे भी हम लोग ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो बस जितना क्लाइंट के पास अवेलेबल है उतने ही खुश हो जाना, उतना ही फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये पूरा, अच्छा खास बात पूरे एनालिसिस में एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, पूरा अपने किताब में से है, पूरा A to Z 100 आउट ऑफ 100 पूरा का पूरा अपनी जो फाड़ू चार्ट बुक है, पूरा फाड़ू चार्ट बुक में से एज इट इज दोस्तों। तो अपनी चार्ट बुक वंस अगेन, इसके बाहर कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है। फाड़ू चार्ट बुक प्लस परम क्वेश्चन बैंक, अगर ये कॉम्बिनेशन आप मल्टीपल टाइम्स करो तो एग्जाम आप फोड़ेंगे, फिर पेपर इजी आए, मीडियम आए, डिफिकल्ट आए, कैसा भी आए, तो ये कॉम्बिनेशन दिमाग में फिट कर लेना बेटा। इंटर लेवल पे भी ये कॉम्बिनेशन और फाइनल लेवल पे भी ये कॉम्बिनेशन, फाड़ू चार्ट बुक प्लस परम क्वेश्चन बैंक, दे डू वंडर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसको खत्म यहीं पे करते हैं। सजेस्टेड आंसर मैं जो डालूंगा वो जरूर बहुत अच्छे से आप देखना।